कलम हो, कर्तव्य हो या नेतृत्व की हो पहचान, नारी जब ठान ले तो बदल देती है जहान। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आप सभी का मैं सुनीता पटेल तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है उन नारी शक्तियों को जिन्होंने समाज में रहकर परिवार और अपने तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक ऐसी प्रेरणादायी नारी के रूप में एक अलग अपनी पहचान जो साबित की है, वो कहीं ना कहीं उस तरह से होती है जैसे कि एक नारी जब ठान ले तो वो आसमान में भी सुराग कर सकती है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही नारी शक्ति से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ख्याति तो अर्जित की ही है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कई आला दर्जा के उन्होंने मुकाम हासिल किए हैं, कई पुरस्कार भी अर्जित किए हुए हैं। मुझे बताते हुए बेहद यहाँ पर खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके विषय में शायद मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत मेहंदी मैम, जो कि उर्दू एकेडमी की निदेशक हैं, साथ ही कई प्रशासनिक पदों पर कई लंबे अरसे से वे कार्य कर रही हैं और साथ ही एक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, लेकिन आज वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। और आइए हम स्वागत करते हैं बहुत ही यहाँ पर इन शब्दों के साथ कि कलम हो, कर्तव्य हो या नेतृत्व की पहचान, नारी जब ठान ले तो बदल देती है आसमान। नुसरत मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं तहे दिल से आपका बहुत। और साथ ही मैम के बारे में आपको बता दूं कि साहित्य सृजन हो या सामाजिक परिदृश्य, नारी विमर्श की बात हो या फिर जिस तरीके से एक संजीदगी के साथ शायरी करते हुए वे अपनी बातों को रखती है, शायद ऐसा करना एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए एक अलग विषय हो जाता है। अलग अलग भूमिकाओं का वो निर्वहन कर रही हैं। तो आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। तो मैम, जिस तरीके से अगर हम पूरे बात करें, क्योंकि हमारा जो आज का विषय है किस तरीके से समाज के समग्र विकास में जो प्रशासनिक महिलाएं हैं वो एक महती भूमिका निभा रही हैं, लेकिन आपके अलग अलग रूप जो मैंने देखे हैं, जब आप शायरी करती हैं तो नारी विमर्श की बात करती हैं, साथ ही सामाजिक परिदृश्य की जो चर्चाएं होती हैं उसकी आप बात करती हैं। लेकिन शुरुआत हम करना चाहेंगे किस तरीके से आखिर इस सफ़र की शुरुआत हुई, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक बेटी जन्म लेती है तो पहले से ये तय हो जाता है कि बेटी या तो डॉक्टर बनेगी, बेटा है तो वो इंजीनियर बनेगा या प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। किस तरीके से आपके बचपन के सफ़र की, अगर हम उन पन्नों को पलटें अतीत में तो। बहुत शुक्रिया सुनीता। बात मैं भी अपने एक शेर से शुरू करती हूँ कि सफ़र तेरा कठिन रहा है स्वप्न से उड़ान तक, मगर है तेरा राज अब ज़मीं से आसमान तक। तो इसी तरह से शुरू हुआ। स्वप्न देखना तो सबका एक देखते ही हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन वो पूरे हों इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति भी चाहिए होती है और समाज का और घर का, परिवार का, सबका सपोर्ट चाहिए होता है। मेरी अच्छी किस्मत ये रही कि मैं जिस परिवार से हूँ तो वहाँ साहित्य भी था, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी लोग भी थे, तो दोनों ही मैदानों के अच्छे लोग वहाँ जो जानते हैं कि किस तरह से यहाँ काम होता है, किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं, वो सब जानते थे, चाहे वो साहित्य हो चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो। तो ऐसे माहौल में मैं पली बढ़ी, साहित्य विरासत के रूप में, शायरी विरासत के रूप में मिली। और जो ये मेरा प्रोफेशन है वो आपने खुद ही बताया कि शिक्षिका के रूप में मैंने शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे अंदर ये शायरी और साहित्य का जो हिस्सा है वो उजागर होना शुरू हुआ, तो कुछ अपने ही लोग जो साहित्य से जुड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप किसी साहित्य अकादमी में या इस तरह की जो संस्थाएं हैं वहाँ क्यों नहीं आते हैं। तो मैं फिर वहाँ आई और फिर कहते हैं ना कि पैशन अगर प्रोफेशन बन जाए तो अपना श्रेष्ठ दे देता है इंसान। तो वही मेरे साथ हुआ कि मेरा पैशन भी वही, मेरा प्रोफेशन भी वही। तो आज मैं अपना जितना मेरी इमेजिनेशन है, जितनी मेरी कल्पना शक्ति है, वो सब मैं अपने प्रोफेशन में भी इस्तेमाल कर पा रही हूँ। इस तरह से अपनी सारी गतिविधियाँ अच्छी तरह कर पा रही हूँ।
बिल्कुल, तो बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ मैम ने कही है कि अगर प्रोफेशन और आपका जो पैशन है वो एक हो जाए तो शायद आप वो 100% दे पाते हैं। लेकिन यहाँ हम मैम की बात करें तो कई नवाचार भी मैम आप उर्दू एकेडमी में संस्कृति विभाग में लगातार कर रही हैं। उन नवाचारों के लिए भी आपकी एक अलग पहचान मानी जाती है। एक महिला प्रशासक के तौर पर अगर देखें तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। जब हम कोई नवाचार करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी हमें चुनौतियों के बीच से गुजरना होता है। तो आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से आपने उन चुनौतियों को अवसर में बदला। मैं आपको बताती हूँ कि कई बार काम करना आसान होता है, लेकिन जो हमारे बारे में पूर्व धारणाएं होती हैं उनको बदलना बहुत बड़े चुनौती का काम होता है। अब पहले से ही जब ये मान लिया जाता है कि ये महिलाओं का क्षेत्र है और ये पुरुषों का क्षेत्र है, तो वहाँ पहले तो अपने आप को साबित ही करना होता है। तो मैं तो जहाँ जहाँ गई वहाँ पहले अपने आप को सिद्ध ही करना पड़ा। आपने पढ़ा होगा कि मैं कभी वक्फ बोर्ड में CEO रही थी, तो वहाँ पे इतना मेरा विरोध हुआ कि महिला नहीं आ सकती, यहाँ कभी महिला हुई नहीं है, मैं पहली CEO थी वहाँ की। तो बहुत विरोध हुआ, लोग ने ज्वाइन नहीं करने दिया मुझे। लेकिन मैंने भी फिर शासन साथ था, शासन ने आदेश किया था, तो मैंने कहा जब शासन साथ है तो इस काम को मैं करके दिखाऊंगी। और फिर हुआ कि मैंने ज्वाइन किया और फिर वहाँ जितने भी पुरुष पहले CEO हुए उनसे बेहतर काम करके दिखाया। तो फिर उन्हीं लोगों ने आके फिर सम्मान भी किया जब वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे मिले। ऐसे ही उर्दू एकेडमी में भी रहा है कि यहाँ पे भी महिलाओं की संख्या बहुत कम रही। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि मेरा शायरी का बैकग्राउंड रहा, साहित्य का बैकग्राउंड रहा, तो मैंने यहाँ देखा कि लोगों में ख़ास तौर से जो नई नस्ल है वो किस तरह की साहित्य को लेकर चुनौतियों का सामना कर रही है और किस तरह की उनकी ज़रूरियात हैं। तो मैंने इस पर नज़र डाली, तो मैंने देखा कि जैसे ख़ास तौर से एक विधा है गज़ल कहना सब चाहते हैं, उनको कहना नहीं आता है। और फिर कई बार ज़बान को साफ़ करने के लिए उर्दू सीखने की ज़रूरत महसूस होती है, जगह नहीं है कहाँ सीखें। तो ये क्लासेस शुरू की, उर्दू एकेडमी में गज़ल सिखाने की शुरू की और उर्दू सिखाने की शुरू की। इसके अलावा पूरे 53 ज़िले थे उस वक्त जब हमने ये तलाशे जौहर नाम से शुरू किया है। ये जो नया टैलेंट हम लोग ढूंढ के लाते हैं पूरे प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश शासन पूरी तरह से इस पर प्रतिबद्ध है कि आप वरिष्ठों को तो मंच दे ही, लेकिन यहाँ पे आपको नई नस्ल को भी, जो उसमें प्रतिभाएं उनको भी मंच देना है, निकाल के लाना है। तो हमने पूरे 53 ज़िलों से, बस्तियों से, तहसीलों से, ज़िलों से, सब जगह से निकाल के उनको मंच दिया और हज़ारों की तादाद में वो नया टैलेंट बड़े बड़े मंचों पे नज़र आ रहा है। क्या बात है। तो तलाशे जौहर के नाम से मैम एक नवाचार कर रही हैं, जिस पर यकीनन मध्य प्रदेश की वो टैलेंट, वो प्रतिभाएं जो अपने हुनर को निखारना चाहती हैं, उर्दू एकेडमी संस्कृति विभाग द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत सी पहल है। और मैम प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो एक सख्त सा एक मन में एक विचार आता है कि सख्त नारी होंगी जो, लेकिन आपका जो हम व्यक्तित्व देखते हैं, चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान, उसके बाद आप कई आपने प्रशासनिक पदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इसके बाद आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप कई कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं और एक बड़ा नाम हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर नुसरत मेहंदी मैम। तो मैम कुछ अगर आपके शेर, क्योंकि मैंने आपके जो शेर सुने हैं, नारी विमर्श पर आप बात करती हैं, काफ़ी संजीदगी से जो आप शेर कहती हैं, कहीं ना कहीं हर एक शेर में वो गहराई होती है जिसमें कुछ शब्दों में आप बड़ी बात कह जाती हैं। किस तरीके से आप नारी विमर्श को यहाँ प्रस्तुत करेंगे? देखिए, शायरी की तो विशेषता ही ये होती है, ख़ासतौर से जिस विधा में मुझे बहुत प्यार है, जिस विधा से गज़ल, उसमें तो 2 मिसरों में, 2 पंक्तियों में आपको अपना एक पूरा समंदर समझ देना होता है। तो इसीलिए मैं 2 मिसरों में कोशिश करती हूँ कि वो सारी चीज़ें कही जा सकें जो आपको एक पूरे आलेख में लिखते हैं। तो वो हो जाता है क्योंकि अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, वो क्षमताएँ, वो सृजन की जो एक इच्छा होती है वो भरपूर है। तो वो सब कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने कभी कहा था कि क्योंकि सफ़र हम लोगों का वाकई बहुत मुश्किल रहा है महिलाओं का। अगर हम उस दौर से बात करें कि जब हमें बाहर आने की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम अपने लहजे में शायरी नहीं कर पाते थे। वो एक दौर था कि जब हम महिला जैसे कहती है कि मैं आती हूँ जाती हूँ, ये कहने का भी अधिकार नहीं था। उर्दू शायरी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जो हमसे पहले की शायरात रही हैं, वो आता हूँ जाता हूँ करता हूँ इस तरह से अपनी शायरी किया करती थी। तो पहले तो हम उसी सीमाओं से उसे बाहर लेकर आए। तब मैंने कहा था कि मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, वरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं क़िस्सा मुख्तसर नहीं थी। तो ये जब होता था कि जब हमारी क्षमताओं को कम आंका जाता था, जब मैंने कहा, और कहीं कहीं मुझे कहना पड़ा कि आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ, इस ज़मीं और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ, और हैसियत कुछ भी नहीं बस एक तिनके की तरह, फ़िक्र फ़न के इस समंदर में रवां मैं भी तो हूँ। तो इस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और फिर
हुआ कि जब आपने करके दिखाया तो आपको मान्यता मिली, आपके काम को स्वीकार्यता मिली। फिर हम भारत के उस परिप्रेक्ष्य हम लोग का ताल्लुक़ है कि जहाँ अहिल्याबाई हुई हैं, जी। जहाँ गार्गी, मैत्रेयी, अगर भारतीय परंपरा की बात करें तो उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, चाहे वो, अच्छा इसमें आपने पूछा था ना कि क्यों एक सौम्यता और ये सब है। जी। महिलाओं में तो एक करुणा और ममता और वात्सल्य का प्रचुर समावेश, मात्रा में जी, होता बिल्कुल। है, बस समावेश उनके व्यक्तित्व में। तो ये उनका हर जगह आता है, चाहे वो आपका प्रशासनिक क्षेत्र जी। हो, चाहे वो आपका सृजन का क्षेत्र हो, बिल्कुल। इसलिए वो हर जगह मौजूद है। बहुत खूबसूरत, और यही वजह है कि एक सौम्य व्यक्तित्व के साथ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर लगातार मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी संस्कृति विभाग में मैम नवाचार कर रही हैं। और जिस तरीके से एक अगर स्त्री विमर्श की जिस तरीके से आपने मैम बात की, और हम प्रशासनिक एकेडमी की बात करते हैं, जैसे उर्दू एकेडमी में बहुत सारे आप कोर्सेज भी चलाते हैं, जहाँ पर हमने देखा कि कुछ 4 बेत और बहुत सारे कार्यक्रम आप कराते हैं जिसमें बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा बात होती है, या फिर उन मंचों से कहीं ना कहीं बेटियों की जो स्थिति है समाज में, चाहे वो पहले का परिदृश्य रहा हो, जैसा आपने कहा कि उस समय शायद, क्योंकि आपकी दादी जी का भी मैंने सुना है, जी, वो बिल्कुल। शायरी तो करती थी शायद, लेकिन उस समय मंच पर आना मंच बहुत पे नहीं आ मुश्किल पाते था। थे। जी, जी। तो कितना आपको लगता है कि अब जो बेटियों को हमें आगे बढ़ाना है, शायद अब थोड़ा सा सरलता है जो उस समय से इस समय में हम देखें, बिल्कुल। तो कहीं आपके सामने ये माहौल आता है तो किस तरीके से आप उनको प्रमोट करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि प्रशासनिक एकेडमी में या प्रशासनिक पदों में अभी भी बेटियों को आने में कुछ जो है एक बेटों की तुलना में पीछे रखा जाता है कि बेटा शायद वो कोर्स करेगा या आगे बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि एक हमारे यहाँ 4 बेत का जिक्र किया ना, तो जी। मेरा बड़ा प्रिय विषय है ये। वो इसलिए है सुनीता कि ये क्षेत्र पूरी तरह पुरुषों का था। जी। ये 400 साल पुराना लोक गायन की परंपरा है ये हम उर्दू में। जी। तो इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। तो और फिर हालत ये है कि पूरे भारत में इसकी 6 पार्टियां बची हैं पुरुषों की। तो ये एक तरह से ख़त्म हो रही थी ये जो लोक कला है। जी। तो हमने कहा कि पुरुषों को ही क्यों, महिलाओं में इसमें क्या बुराई है। जब हमने उसका स्टडी किया तो पता लगा जो पहले का इसका कंटेंट हुआ करता था, ये सिर्फ एक दफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, उस पे पेश की जाती है, 4 मिसरे। तो पता लगा कि ये बहुत पुरानी जो थी इसका फॉर्म, उसमें थोड़ी अश्लीलता, छेड़छाड़ ये सब हुआ करता था, तो महिलाएं नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा इसमें क्या समस्या है, हम इसका कंटेंट बदल देते हैं। हम जो साहित्यिक कंटेंट होता है, जो शायरी गालिब कर गए, मीर कर गए, दुष्यंत कर गए, बशीर साहब कर गए, वो लेते हैं ना, उसकी बनवाते हैं लोग। इतने सारे हमने वो लिखवाई लोगों से, बनवाई बाकायदा 4 बेत, और फिर हमने एक लड़कियों की पार्टी बनाई जी, महिलाओं की पार्टी बनाई। पहला हमारा एक जो प्रयोग था वो इतना सफल हुआ क्योंकि मैंने कहा ना कि महिलाओं के अंदर तो एक ममता और ये सब चीज़ें इतनी होती हैं, संवेदना ज़्यादा होती है। तो वो जब उनकी आवाज़ में प्रस्तुत हुई तो उसने सफलता के इतने आयाम, और हालांकि हमारा विरोध हुआ, प्रेस वार्ताएं की लोगों ने कि ये क्या कर रही हैं, महिलाएं कैसे आ सकती हैं इसके अंदर। लेकिन जब वो प्रस्तुतियाँ हुई, वो खुद वहाँ मौजूद थे और उन्होंने उस चीज़ को माना कि ये पूरा पारंपरिक से ज़्यादा सुंदर हो गया है। हमने उसका फॉर्म नहीं बदला लेकिन बस लड़कियों के माध्यम से प्रस्तुत पारंपरिक जो शैली थी उसमें आपने नवाचार किया, एक परिवर्तन बहुत और बहुत उसको फिर पसंद किया गया। तो ये सारे स्टेप लेने के लिए करेज चाहिए, साहस चाहिए, और आपके साथ जब शासन होता है ना तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन में जिस तरीके से महिलाओं को आगे आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, और मैम उसका एक जीवंत उदाहरण है। और जिस तरीके से एक साहसिक कार्य आप कर रही हैं, एक नारी शक्ति के तौर पर सबके लिए आप प्रेरणादायी हैं। मुझे भी कुछ पंक्तियाँ आपको देखकर याद आती हैं कि रास्ते में कभी फूल पत्थर से मिलूंगी, दरिया हूँ किसी रोज समंदर से मिलूंगी। और आज मैम वही जो हैं सारे पत्थरों को, सारे जो हर्डल्स हैं उनको दूर कर रही हैं, और यकीनन आप एक प्रेरणा है आज की नारी शक्ति के लिए और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए। मैम जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर जब प्रशासनिक पद की बात होती है, एक सामाजिक माहौल में हम देखते हैं कि बहुत सारी चुनौतियाँ जब होती हैं, आपने बात की कि एक नारी के तौर पर वक्फ बोर्ड में भी आपको कई चुनौतियाँ आई। संस्कृति विभाग की हम बात करें तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी और जो है कुछ चेंजेस करने बाकी हैं, या सरकार की तरफ से बहुत सारे सृजन के कार्य हो रहे हैं और होने चाहिए? अभी मुझे लगता है कि आज तक के संस्कृति विभाग के इतिहास में जितनी सक्रियता है
इस दौर में, जी। और वो भी सार्थक सक्रियता, ये नहीं कि ज़बरदस्ती की सक्रियता। पूरे भारत में आप कहीं भी देखेंगे वहाँ किसी भी जगह संस्कृति विभाग इतना सक्रिय नहीं है, और ये मैं नहीं कह रही, दुनिया कह रही है। उसी तरह से उन्होंने उर्दू अकादमी को भी इतना सामर्थ्यवान बना दिया, इतना सक्षम बना दिया कि नंबर 1 मिला था मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी को जब उर्दू एकेडमी की अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर में 2018 में। तो फिर ये हमारी नंबर 1 आई थी सक्रियता में भी, गतिविधियों के माध्यम से भी, और जितने भी कार्य हम लोगों के होने चाहिए एक साहित्यिक अकादमी होने के नाते। इसी तरह संस्कृति विभाग भी पूरा कर रहा है, और निरंतर आप देखिए वो नवाचार करते हुए जो जो ज़रूरत महसूस होती है वक्त के हिसाब से, जैसे कि पहले ये सब चीज़ें नहीं शामिल होती हैं, जबकि प्रशासन का वैसे अर्थ होता है व्यवस्था का संचालन, लेकिन क्योंकि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं लगाई जाती हैं, यहाँ न्याय प्रेरता भी होती है, यहाँ दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी शामिल होती हैं, नैतिक मूल्य, मानवीय बहुत सारे होते हैं जो हमें जोड़ते हैं अपनी वैल्यूज़ से। तो संस्कृति विभाग उन चीज़ों का भी ध्यान करते हुए आजकल के जो विषय हैं आप देखिए, क्योंकि प्रशासन अगर प्राचीन काल के उसमें देखिए तो धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म कोई रिलीजन नहीं, कोई मजहब नहीं, वो जो कर्तव्य वाला धर्म होता है, तो वो प्रशासन में भी आता है और इसकी योजनाओं में भी आता है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, और क्योंकि शासन खुद सोच के कर रहा है तो उसमें हम लोगों के परामर्श से बहुत कुछ करता है। तो बहुत सारे पुरस्कार और इस तरह की चीज़ें भी लगातार शामिल। आप अभी का बता देती हूँ, बशीर बद्र साहब का भी निधन हुआ। माननीय मंत्री जी, संस्कृति मंत्री जी उनके घर गए और उन्होंने ये तय कर दिया कि बशीर बद्र साहब के नाम से एक शासकीय सम्मान स्थापित होगा। तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कई बार। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, और जैसा कि आज हमारा यह है नारी शक्ति में जो विषय है, किस तरीके से समाज के समग्र विकास में एक नारी शक्ति जब प्रशासनिक पद पर होती हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी जो भावनाएं होती हैं जो एक नारी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर जब बेटी पढ़ती है तो सिर्फ घर नहीं, परिवार नहीं, पूरा समाज जो है वो एक अलग आयाम तय करता है। और आज यही वजह है कि मैम के तमाम अनुभव हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शेर व शायरी को लेकर बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो शायरी में मैंने सबसे ज़्यादा जो विषय देखे हैं नारी शक्ति पर होते हैं, नारी विमर्श पर होते हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप राष्ट्रीय बात रखती हैं, कुछ शेर, कुछ ऐसी गज़ल जो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि मैं तो आपकी बहुत सारी गज़लें पसंद करती हूँ, लेकिन आपकी सबसे पसंदीदा कौन सी गज़ल आप सुनाना चाहेंगे? एक्चुअली वही जैसे मैंने एकदम शुरू में भी कहा था कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, तो उतना आसान नहीं रहा। तो कहीं कहीं हमें याद दिलाना भी पड़ता है और थोड़ा बहुत अब धमकी भी देनी पड़ती है समाज को। तो मैंने कहा था कि आजिज़ी आज है, मुमकिन है ना हो कल मुझ में। आजिज़ी यानी विनम्रता। आजिज़ी आज है, मुमकिन है ना हो कल मुझ में, इस तरह ऐब निकालो ना मुसलसल मुझ में। क्या बात है। और ज़िंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, ज़िंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, एक कंकर से भी हो जाती है हलचल मुझ में। बहुत खूब। और इसका ये था, मख्ता ये था कि अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत, अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में। तरह से बस इस तरह की शायरी करती हूँ। बहुत खूबसूरत। और जिस तरीके की शायरी आप सुन रहे हैं, इन शायरियों में शायद आपको एक एक शेर पर एक एक शब्द जो है वो दिल की गहराइयों से निकला हुआ नज़र आ रहा है। और मैम के पूरे व्यक्तित्व में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मैम बचपन से लेकर आज तक की जो आपकी यात्रा रही, पहले आपके जो मायके पक्ष का सपोर्ट, दादी दीदी सभी आपकी जो इस बैकग्राउंड से ही रहे हैं। अगर हम बात करें आफ्टर मैरिज भी कहीं ना कहीं ये होता है कि एक नारी को बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। कैसा रहा वो माहौल जब आप एक शिक्षिका से प्रशासन की जो कमांड संभालने वाली थी, एक क्योंकि कहीं ना कहीं वो अलग ही वो हो जाता है, कहा जाता है कि अब प्रशासनिक एकेडमी में आप आ रही हैं तो शायद आप रुतबा अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, सब कुछ मैनेज करना कैसा रहा? चुनौती रही, आसान रहा, और परिवार का कितना सपोर्ट रहा? परिवार का तो बहुत सपोर्ट रहा, और खुशकिस्मती ये रही मेरी सुनीता कि मायके में जितना साहित्यिक वातावरण था उससे कहीं ज़्यादा मेरे ससुराल में साहित्यिक वातावरण था। जो मेरे ससुर हैं वो खुद बहुत बड़े आलोचक रहे हैं साहित्य के, उर्दू साहित्य के। तो वो ये सारी चीज़ें समझते थे। कहीं कहीं चुनौतियाँ आती हैं क्योंकि जब आप मेरे हस्बैंड जो हैं बैंक ऑफ इंडिया में रहे और बाहर पोस्टेड रहे,
तो बच्चों के साथ और इन सब चीज़ों के साथ जी। जॉब भी करना, तो वो चुनौतियाँ टाइमली आती हैं और चली जाती हैं सबके। आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं उन सबको डील करने की, हार नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में चुनौतियाँ नहीं है। और सिर्फ ये महिलाओं के साथ नहीं है, पुरुषों के साथ भी है। जी। तो वो इच्छा शक्ति और वो साहस, वो सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए कि उन्हें डील करने का तरीका आना चाहिए। तो वक्तन फ़वक्तन आती रही प्रॉब्लम्स, चुनौतियाँ, और उसको मैं डील करती रही। और प्रशासन में आने के बाद तो एक अलग ही जो कॉन्फिडेंस होता है वो आया। जी। शिक्षिका होने के नाते एक अलग तरह का था। इतने सारी वो जिम्मेदारी एक अलग ही होती है कि आपको इतने सारे बच्चों को, नई नस्ल को भविष्य के लिए तैयार करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे प्रशासन में उससे फ़ायदा हुआ, जी। क्योंकि वो जो नैतिक मूल्य की बात हम शिक्षिका के रूप में करते हैं या दूसरे वैल्यूज़ की बात हम उसमें करते हैं, अपने शिक्षण में करते हैं, वो प्रशासन में आने के बाद बहुत सारे लोगों में से गायब हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं लोग। मेरे अंदर से वो चीज़ गायब नहीं हुई। तो ये मेरा जो एक बेसिक चीज़ मेरे साथ चल रही थी ज़िंदगी भर, वो मेरे प्रशासन में भी आई है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के साथ रूड ना हूँ, काम जब बहुत हो जाए तो उससे चिड़चिड़ाऊँ नहीं लोगों से अच्छी तरह पेश आऊँ, या अगर कुछ नहीं हो पाया है मन का तो अवसाद में चली जाऊँ। तो ऐसा उस पर कंट्रोल करती हुई चलती हूँ। बिल्कुल। और यही जो एक मुस्कान आप देख रहे हैं वो मैम के व्यक्तित्व में सिर्फ यहाँ नहीं, जब आप उनसे मिलेंगे कहीं पर भी तो यही मुस्कान रहेगी। और मैम जब मुस्कान का जिक्र हो रहा है, गज़ल, क्योंकि मैंने आपके कुछ शेर अभी सुने, लेकिन हमारे दर्शकों को कुछ अपनी पसंदीदा कुछ और गज़लें आप सुनाएं, क्योंकि संस्कृति विभाग के मंच से, अंतर्राष्ट्रीय पटल से तो हमने बहुत गज़लें सुनी हैं। आज मध्य प्रदेश दूरदर्शन के इस मंच से कौन सी आपकी बेहतरीन गज़ल आप सुनाना चाहेंगे? एक शेर पहले सुनाती हूँ जी। कि या तो यूं ठहरो कि किरदार मिसाली कर दो, वाह, वरना तुम जाओ कहानी मेरी खाली कर क्या दो। बात है। और इसी तरह के मैं कहाँ अपनी किसी फ़िक्र के इजहार में थी, मैं कहाँ। मैं तो हर दौर में सौंपे हुए किरदार में थी, वाह। और लोग समझे ही नहीं मेरे हुनर को, वरना मुझ में फ़नकार था पोशीदा, मैं फ़नकार में थी। क्या बात है, बहुत खूब। और फिर एक दौर चला था कि हिजाब को लेके बड़ी वो हुई थी, क्रांति आई थी ईरान का जब हुआ था, तो मैंने ये कहा था कि सिन्फ़े बेदार की सूरत नहीं देखी जाती, तो नज़र फेर लो, मुंह मोड़ लो, पर्दा कर लो। वाह। अब मैं निकलूँगी कफन बांध के घर से बाहर, लो ये चादर मेरी तुम ओढ़ लो, पर्दा कर लो। क्या बात है, ये चादर तुम ओढ़ लो, पर्दा लो कर ये चादर मेरी तुम ओढ़ लो, पर्दा कर लो। बहुत खूब। तो बिल्कुल हर शेर कमाल है और हर शेर में एक बहुत गहरी बात है। और हमें लग रहा है कि शायद क्योंकि नुसरत मैम का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वो इतना विशाल है कि शायद हम इसमें घंटों भर भी चर्चा करें तो मैम बहुत कुछ निकल कर आएगा। चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी हमारी नारी शक्तियों के लिए इस वक्त दूरदर्शन के पटल से? क्या कहना चाहेंगे एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, और एक क्योंकि एक बड़ी फनकारा हैं, अदाकारा हैं आप और शायरा हैं, तो उसी अंदाज में? बिल्कुल, जैसे मैंने ये शेर पढ़ा था कि या तो यूं ठहरो के किरदार मिसाली कर दो, वरना तुम जाओ कहानी मेरी खाली कर दो। अगर आप पढ़ लिख गई हैं और अपने अंदर की क्षमताओं को पहचान गई हैं, सलाहियतों को पहचान गई हैं, और उसके लिए सबसे पहले तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ नारी से नहीं बल्कि उनके जितने आसपास के लोग हैं, बालिकाओं को पढ़ाने वाली बात पे सबसे ज़्यादा जोर देती हूँ कि अक्सर मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ मुझे शिक्षा का अभाव लगता है। तो सबसे पहले तो शिक्षित हूँ, और उसके बाद अपने अंदर की सलाहियतों की समझ भी तभी बढ़ेगी कि जब आप शिक्षित हों, और उन सलाहियतों को अपना समझें कि किस मैदान में आप अपना बेस्ट दे सकती हैं। अगर आपके पास ये चुनने का अधिकार है तो ज़रूर चुनें, और अगर आपको कोई नहीं चुनने दे रहा है तो उसके लिए लड़ें। ये ना हो कि हार मान के जो मैदान आपके हाथ में दिया जाए आप वो करने लगें। तो पहली तो यही है कि जब आप, जैसे शुरू में बात हो रही थी ना कि आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनेगा, तो फिर आप बेस्ट देंगी। तो ये अगर हो सके मुमकिन तो ये ज़रूर करें। और समाज में बार बार इस बात का रोना गाना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। अब नहीं हो रहा है, अब तो कई बार ना महिलाएं बहुत परेशान कर रही हैं पुरुषों को, तो हमें ये संतुलन भी नहीं चाहिए था, इस तरह का भी हमें संतुलन चाहिए। हमें इस तरह का भी नहीं चाहिए था कि आप पुरुषों को के ऊपर अत्याचार करने लगें। तो नारी स्वतंत्रता के नाम पर ये भी होने लगा है, तो ये ना करें, और अपने प्रशासनिक क्षमताओं को पहचानते हुए अपना मैदान तय करें, उसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे आएं और उसमें अपना बेस्ट दें।
बहुत खूब। तो हर एक जो बात इस वक्त डॉक्टर नुसरत मेहंदी मैम ने कही है, उसे अगर आप अपने जहन में उतारते हैं, अपने जीवन में सबक के तौर पर अगर धारण कर लेते हैं, तो यकीनन, क्योंकि कहा जाता है कि एक व्यक्ति साधारण व्यक्तित्व से जब उस मुकाम पर पहुंचता है तो बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, और उन उतार चढ़ावों के साथ आपकी शख्सियत निखरती है। और आज एक ऐसी ही नारी शक्ति हमारे बीच मौजूद रही। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी आपने हमें शायरी भी सुनाई, और जिस तरीके से आपने एक नई मिसाल कायम की है, एक सौम्य व्यक्तित्व के साथ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर बहुत सारे आप नवाचार कर रही हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे ही मध्य प्रदेश शासन और उर्दू एकेडमी आगे बढ़ती रहे। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में डॉक्टर नुसरत मेहंदी मैम, जो कि निदेशक हैं उर्दू एकेडमी संस्कृति विभाग के, आज हम उनसे रूबरू हुए। और यकीनन आपको एक एक गज़ल के शेर में आपको कहीं ना कहीं समझ आया होगा कि उसमें बहुत सारी गहराई है और बहुत सारे सबक हैं। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे हमारे विशेष कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में, एक ऐसी ही सशक्त महिला, सशक्त नारी के साथ, जो कि आपके जीवन में बहुत सारे कहीं ना कहीं प्रेरणादायी स्तंभ के रूप में नजर आएंगी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।